हेलो एवरीवन, सब्जेक्ट अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और उन टॉपिक से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। राज्यसभा यह एक स्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे राज्यों की परिषद और संसद के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। संसद का उच्च सदन क्या होता है? राज्यसभा। फिर अगला है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 1/3 सदस्य वो 2 वर्ष में रिटायर कर दिए जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, जिसमें से निर्वाचित कितने होते हैं? 238, और मनोनीत कितने किए जाते हैं? 12 सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। और वर्तमान में कितनी संख्या है? 245, जिसमें निर्वाचित कितने हैं? 233, और मनोनीत 12 किए गए हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इनके? जगदीप धनखड़ इस समय उपराष्ट्रपति हैं। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉपिक है राष्ट्रपति। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वह भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत की जो कार्यपालिका है उसमें संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला पॉइंट है, वह भारत के पहले नागरिक हैं। तो भारत का प्रथम नागरिक अगर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। फिर है, वह भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। भारतीय संसद के अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये 3 अंग हो जाएंगे। फिर है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उसके बाद अगला पॉइंट है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगला टॉपिक है उपराष्ट्रपति। देखते हैं, भारतीय संविधान जो है उसमें अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर नेक्स्ट है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगर पूछा जाए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का जो समय सीमा कितनी है? 5 वर्ष की है। नेक्स्ट है, उन्हें राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उनका वेतन मिलता है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होता है उस हिसाब से उनको वेतन दिया जाता है। अगला पॉइंट है, यदि राष्ट्रपति के कार्यकाल में कोई भी पद रिक्त होता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि वर्तमान में राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगला पॉइंट है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ये याद रखिएगा। टॉपिक है प्रधानमंत्री। फिर देखते हैं, भारतीय संविधान जो है उसमें अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। फिर आगे देखते हैं, अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी और सलाह किससे ली जाएगी? राष्ट्रपति से सलाह ली जाएगी। ऐसा अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। जब तक वह लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त करती है तब तक प्रधानमंत्री पद पर रह सकते हैं। लोकसभा में बहुमत अगर है तो प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे, अन्यथा लोकसभा भंग हो जाएगी। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। फिर है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री। फिर देखते हैं, भारतीय संविधान जो है उसमें अनुच्छेद 164 में लिखा गया है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। फिर देखते हैं, वह राज्य की सरकार के चुने हुए प्रमुख होते हैं। राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। फिर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये ध्यान रखिएगा।
अगला टॉपिक है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जिससे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में एक बाघ अभ्यारण्य है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार के चंपारण जिले में, और जो कि क्या है? एक बाघ अभ्यारण्य है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो नेपाल के साथ साथ इसके बाहर भी फैला हुआ है, और नेपाल में इसे चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अन्य राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं। कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना और सतपुड़ा, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश राज्य में है। फिर है नमदफा और मैलिन, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। फिर कार्बेट, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, राजाजी और गंगोत्री, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। अगला टॉपिक है कैल्शियम और मैग्नीशियम से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। तथ्य कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। जो कठोर जल होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिसको खारा पानी भी बोल देते हैं। फिर जल में खनिजों की उपस्थिति साबुन के साथ कम झाग का कारण बनती है। जिसमें कम झाग होता है जिस पानी में, वो हो जाता है कठोर जल। इस तरीके से आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। जल की जो है वो कठोरता दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। फिर जल की अस्थायी कठोरता में क्या होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होता है वो उपस्थित होता है, जिसके कारण ये अस्थायी कठोरता कहलाती है। फिर जल की कठोरता को जल को उबाल कर हटाया जा सकता है। जल की कठोरता अगर हटानी हो तो क्या करना होगा? पानी को उबाल देना होगा, तो जल की कठोरता हट जाएगी। फिर क्या है? जब जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फाइड के रूप में मौजूद होते हैं, तब जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट डेकहाइड्रेट, जिसे बोलते हैं Na2CO3 × 10H2O का उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट डेकहाइड्रेट, जिसका फार्मूला क्या आता है? Na2CO3 × 10H2O, इसे यूज किया जाता है। अगला टॉपिक ऋतु संबंधित है। तथ्यों को देखते हैं। वर्षा ऋतु में अर्थात जून से सितंबर तक उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती हैं। वर्षा ऋतु जो होती है वो कब से कब तक होती है? जून से सितंबर तक। और जो वर्षा ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं उन फसलों को क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल। इन्हें मानसूनी फसल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इन फसलों को अधिक तापमान और आर्द्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जैसे फसलें कौन कौन सी हैं? कपास, मक्का, बाजरा, लाल चना, धान, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना और चाय खरीफ के उदाहरण हैं। खरीफ के उदाहरण कौन कौन से हैं? कपास, गन्ना, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, ये सभी खरीफ के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। शीत ऋतु में अर्थात अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं। शीत ऋतु कब से कब तक होती है? अक्टूबर से मार्च तक। और उसमें जो फसलें उगाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? रबी की फसल बोलते हैं। इन्हें बुआई के समय कम तापमान और कटाई के समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। शीत ऋतु में जो फसलें होती हैं, जैसे जिन्हें रबी की फसल कहा जाता है, उनके उदाहरण देखते हैं। गेहूं, जौ, सरसों, मटर, हरे चने रबी की फसलों के उदाहरण हैं। अगला टॉपिक है पल्लव राजवंश से संबंधित। पल्लव 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास दक्षिण में एक विकट शक्ति के रूप में उभरा और 7वीं शताब्दी ईस्वी में अपनी शक्ति की ऊंचाई पर था। पल्लव के जो थे वो कहाँ थे? वो दक्षिण भारत में अपनी शक्ति स्थापित की थी। किस शताब्दी? 7वीं शताब्दी में। वे करीब 500 वर्षों तक अपने शासन को बनाए रखने में सफल रहे। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था? 500 वर्षों तक। इन्होंने महान शहरों, शिक्षा केंद्रों, मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण भी कराया था और संस्कृत ने दक्षिण पूर्व एशिया के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया था। पल्लवों का संस्थापक किसे माना जाता है? सिन्हा विष्णु को पल्लवों का संस्थापक माना जाता है। फिर उन्होंने कालभ्रंश द्वारा बनाई गई राजनीतिक गड़बड़ियों को समाप्त कर दिया और कावेरी तक की जमीन उनके द्वारा अधिग्रहित की गई थी।
ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, महेंद्र वर्मन प्रथम को पल्लवों का सबसे महान शासक माना जाता है। पल्लवों का सबसे महान शासक कौन माना जाता है? महेंद्र वर्मन प्रथम। फिर आगे देखते हैं, उनके शासनकाल को कई स्थापत्य और साहित्यिक उपलब्धियों द्वारा चिन्हित किया गया था, जो दक्षिण भारत की भविष्य की कला और संस्कृत की नींव रखेंगे। फिर आगे देखते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम में शोर मंदिर और कांची कैलाशनाथ तक मंदिर का निर्माण कराया था। महाबलीपुरम में जो कैलाशनाथ का मंदिर है वो किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। ये मंदिर किस शैली पर आधारित है? राज सिंह शैली पर आधारित है। इन टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिहार में जो है वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल ऋतु से संबंधित है? तो खरीफ फसल कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो कपास, ये खरीफ की फसल हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी डैश थी? तो कौन सी राजधानी थी पल्लवों की? ऑप्शन नंबर 3 जो है कांचीपुरम, ये पल्लवों की राजधानी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और ऐसे शानदार वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।